इस समय हमारे स्टूडियो में हमारे शार्प टैंक्स मौजूद हैं और चूंकि अलग अलग मुद्दे हैं क्योंकि बजट को समझना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे ही इनकम टैक्स रिबेट को लेकर के घोषणा होती है तो लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि इनकम टैक्स का जो रिबेट सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, अब आपके सैलरी के हिसाब से आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा। कुणाल जी हमारे साथ लगातार मौजूद है। कुणाल जी, एआई तकनीक का हम जिक्र कर रहे हैं, हम कृषि प्रधान क्योंकि देश हमारा है उसका हम जिक्र कर रहे हैं, उच्च शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, मेडिकल जो है उसका हम जिक्र कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल इस पूरे बजट को हम देखते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या ये मिडिल क्लास के लिए पूरी तरीके से केंद्रित रहा है या फिर उसका कुछ और पर्सपेक्टिव आपको लगता है? आई थिंक ये वाला जो बजट रहा है, यू नो लाइक आई सेड, हर बजट ने कुछ ना कुछ मेजर फोकस करा है। कभी किसानों के ऊपर फोकस करा है, कभी यू नो कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर फोकस करा है। ये वाला पर्टिकुलर बजट केवल वर्किंग मिडिल क्लास के लिए कहा जाए तो वही सही रहेगा। इसमें उनकी जो यू नो अब हम लोग बजट देखते हैं, बड़ी आशाओं के साथ देखते हैं। अल्टीमेटली बजट हम देखते हैं, बहुत सारे पॉलिसीज अनाउंस होते हैं, लेकिन हमारे घर पे इम्पैक्ट नहीं होता, हमारी रोज़ ज़िंदगी में इम्पैक्ट नहीं होता। ये शायद काफ़ी सालों बाद एक लैंडमार्क रिफॉर्मिस्ट बजट आया है मिडिल क्लास के लिए, जिसको हमेशा नज़रअंदाज करा जाता था। और ये भी मेरे ख्याल से करने की ना बहुत ज़्यादा नीड आ गई थी, क्योंकि आपका इनडायरेक्ट टैक्स जो कलेक्ट होता है जीएसटी वगैरह के माध्यम से, उसको पार कर गया था डायरेक्ट टैक्स। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट टैक्स अगर आपका इनडायरेक्ट टैक्स को पार कर गया था तो इसको बहुत ही ज़्यादा नीड थी एक मिडिल क्लास के लिए एक रियायत देने की इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से। एंड अगर हम इनका मिडिल क्लास की बात करें तो इनको एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, हाउसिंग के लिए पैसा चाहिए, हाउसिंग में जो लोन की दरें हैं उनके लिए पैसा चाहिए, टूरिज्म के लिए पैसा चाहिए, अपने आप को अपग्रेड कराने के लिए एआई की सिखावट के लिए पैसा चाहिए, कपड़ों वगैरह के लिए पैसा चाहिए। तो इस बजट से ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा उसके ऊपर डेफिनेटली एक बहुत बड़ी बूस्ट मिलेगी। अब कंज्यूमरिज्म जिसकी हम बात करते हैं, पूरा का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, अभी ये इनकम टैक्स स्लैब में जो चेंजेस आए हैं न्यू रिजीम के अंडर, कहीं ना कहीं ये कंजम्पशन ओरिएंटेड बिहेवियर को दर्शाते हैं। जैसे हमारा भारत शुरू से ही सेविंग ओरिएंटेड यू नो माइंडसेट के साथ चलता आ रहा था, लेकिन ये न्यू रिजीम जब से आई है पिछले 5 सालों से, इसका पूरा फोकस रहा है कि आप सब कंज्यूम करो, आप कुछ मत बचाओ, क्योंकि बचाने का हम आपको लोगों ने इन्वेस्टमेंट पर भी फोकस करना शुरू कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट पे करेंगे और वो भी स्टॉक मार्केट्स में करेंगे। अब उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी कि आप यहाँ से पैसा यहाँ घुमाया, मतलब अल्टीमेटली वो जाएगा मार्केट, पैसा मार्केट में ही रहेगा। और कहीं ना कहीं जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जो गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्सेशन में 1 लाख करोड़ का जो नेगेटिव जो निर्मला जी ने बोला कि 1 लाख करोड़ रुपया हम छोड़ रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। आप ये देखिए कि 30 करोड़ मिडिल क्लास आदमी है, 30 करोड़ मिडिल क्लास लोग हैं इंडिया के अंदर। अगर 20,000 रुपए मैं कह रहा हूँ 10,000 रुपए भी पर पर्सन के हिसाब से अगर उसके पास पैसा एक्स्ट्रा बच गया उसकी जेब में, तो वो भी 2 लाख करोड़ रुपया बनता है। यू नो 2 लाख करोड़ रुपया बनता है, पकड़ लो चाहे यहाँ से पकड़ लो, पैसे का वो इंतजाम ऑलरेडी। और हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो 17% के आसपास का रहता है, ग्रॉस टैक्स टू जीडीपी रेशियो। तो उसका 17% लगाओगे तो गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ही फायदा होगा इनडायरेक्ट टैक्सेशन का ही मिला के। तो अजय सर, मैं क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा पहलू छेड़ा जिसमें आपने कहा कि एजुकेशन सिस्टम पर जिस हिसाब से काम होना चाहिए और जिस तरह का बजट एलोकेशन होना चाहिए था वो नजर नहीं आता। तो आपके हिसाब से इस बार के बजट में क्या होना चाहिए था शिक्षा के क्षेत्र में कि हम जिस 2047 के विजन की बात कर रहे हैं उसको हम अचीव कर पाए और ये उसकी नींव के तौर पर देखा जाता? देखिए, शिक्षा की 2 तो मेजर समस्या भारत में, जो बच्चे विदेश पढ़ने जा रहे हैं उनकी समस्याओं को तो हैंडल थोड़ा किया, लेकिन जो भारत में पढ़ रहे हैं उनके लिए 2 मेजर समस्या है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा ह्यूमन रिसोर्स। हम लगातार देखते हैं कि टीचर की कमी, हम लोग हमेशा 40% टीचर की स्कार्सिटी में पढ़ाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप कोशिश करेंगे तो 10 साल में बन जाएगा, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसी चीज है जिसको बनाने में 20 से 30 साल लगता है। एक अच्छा टीचर तैयार करने में कई साल लग जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये 2 पहलू पे बहुत काम होना चाहिए था, उस हिसाब से नहीं है, क्योंकि ये सीधे सीधे आपकी एक समस्या को एड्रेस करेगा जो कि इंडस्ट्री के लोगों को बहुत जिसकी चिंता हो सकती है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। इसके पीछे एक चीज़ और देखने को मिला है क्योंकि स्किल्ड टैलेंट बहुत मुश्किल हो गया आज के वक्त में, और इसको लेकर के भी मैंने देखा बजट में प्रावधान ये किया गया है कि एक्सीलेंस सेंटर बाकायदा बनाए जाएंगे ताकि जो युवा हैं वो स्किल्ड हो सके। अगर देश में ऐसे स्किल्स को लेकर के ऐसे पहल की जाती है तो जाहिर है कि इससे तो युवा फायदा होंगे। और वित्त मंत्री ने तो कहा कि मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। आप जिस समस्या की ओर इशारा कर रहे हैं, देखिए असमान स्थितियाँ असामान्य अप्रोच की मांग करती हैं।
हमारे पास 15 लाख 4 साल के इंजीनियर बेरोजगार हैं जो 4 साल ट्रेनिंग करके, और हम 15 हफ्ता की ट्रेनिंग करके उम्मीद करते हैं कि उनको मार्केट में नौकरी मिल जाएगी। ये सोच ही यहाँ से आती है कि हम स्किल के नाम पे कुछ भी कर दें। आप खुद अपनी इंडस्ट्री में देखिए, अपने इस टीवी चैनल में देखिए, आपको कितने स्किलफुल लोग चाहिए। वो 15 हफ्ता में नहीं तैयार होते, उसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इसलिए इस सोच को बदलना हुआ यानी कि आप आनंद कह रहे फानंद हैं में कि कुछ भी हो सकता इसके है। लिए एक बड़े प्लानिंग की जरूरत है, जी, एक बड़ी बिल्कुल, कार्य योजना की जरूरत है। अब बिल्कुल। सचिन जी आपके पास आते हुए, क्योंकि एआई की जो बात होती है और ये एक बहुत लंबा चौड़ा विषय है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको लेकर के बजट पहल की गई जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे, एक्सीलेंस सेंटर हो, इसके अलावा कई सारे ऐसे प्रावधान किए गए, 500 करोड़ बजट का एलोकेशन हुआ है। लेकिन क्या अभी भी आपको लगता है कि अभी भी चुनौतियां कम से कम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के है? जब हम बाकी जगहों से सुनते हैं कि किस तरीके से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, किस तरीके से इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या ये बजट या फिर इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के यहाँ पर भी कोई कमी रह जाती है क्या, कि इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बड़ी अनऑर्गेनाइज मार्केट है, तो पहले तो हमें कुछ ऐसे प्रोविजंस लाने पड़ेंगे जहाँ पे हम उसको ऑर्गेनाइज कर पाएँ। दूसरी बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो हमने 500 करोड़ का बजट रखा है, मुझे लगता है कि ये बजट कम है, क्योंकि अगेन हर चीज़ क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन ही है, हमें ये इंश्योर करना है कि जैसे सर बता रहे थे कि यूजली लोग बोलते हैं कि भाई जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है तो लोगों की जॉब्स चली जाती हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन हम किसी को ये मैसेजिंग कभी भी नहीं करते हैं कि आप अपना स्किल डेवलपमेंट भी करें। देखिए, जो लोग सिस्टम में हैं जिनको टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर रही है, अगर वो यही बोलते रहेंगे कि हमें जॉब नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, तो ऐसे जॉब नहीं मिलेगी किसी को। और दूसरा, लोगों को इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि जब वो जॉब्स की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो क्या वो प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स की बात कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब की बात कर रहे हैं। मैं अभी इकोनॉमिक काउंसिल रिपोर्ट के अंदर डिबेट पे था, तो मैंने ये पॉइंट वहाँ पे भी रेस किया था। सरकार को एक वेल स्ट्रक्चर्ड एआई डेवलपमेंट प्रोग्राम करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपनी हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स करें, हम अपने करिकुलम्स को कॉलेज लेवल पे नहीं बल्कि स्कूल लेवल के अंदर डेवलप करें, क्योंकि जो बच्चा हमारा स्कूल लेवल से पढ़ेगा वो कॉलेज में आके पढ़ेगा, एआई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेगा, और हम एआई टैलेंट को बाहर भेज पाएंगे। आज इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम बाहर का जो स्टूडेंट है उसको इंडिया में अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। हम इसलिए अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो जो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारे पास है ही नहीं। हमारा बच्चा अगर बाहर जाके पढ़ता है तो उसको डायरेक्ट एक्सपोजर साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स का होता है, एआई का होता है। अगर कोई बच्चा इंडिया में आके पढ़ता है तो वो एक नॉर्मल जनरल एजुकेशन कर रहा है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स करें, अपने करिकुलम्स में डेवलपमेंट करें, करिकुलम्स को इंडस्ट्री फोकस बनाएं, क्योंकि जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, कह रहे हैं कि अभी भी इसमें बहुत कुछ करने की इसमें जरूरत बहुत कुछ है। करने की अभी इसमें स्कोप है, इसमें गुंजाइश बहुत है। कुछ करने का स्कोप है। मैं आपके पास लौटूंगी सौम्य जी, आपसे मेरा क्वेश्चन है अभी जैसे अभी हम टैक्स की लगातार डिस्कशन कर रहे हैं, एक बड़ी राहत मिडिल क्लास को दी, लेकिन अगर मैं एलआईसी की बात करूं, पीपीएफ की बात करूं, तो आपको लगता है कि अब ये जो नई टैक्स रिजीम है इसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर इनमें देखें तो वो निवेश बढ़ेगा या फिर घटेगा, इस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? मैडम, 1980 के अंदर अमेरिका में जो ये जिस फिलॉसफी से ये टैक्स कट किया गया, एक इकोनॉमिस्ट थे आर्थर लाफर, तो उनका एक लाफर्स कर्व होता था, सो विच यूज्ड टू से कि जितना आप टैक्स कट करेंगे आपका उतना रेवेन्यू पहले थोड़ा सा गिरेगा बट फिर वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड इन रेगन्स एडमिनिस्ट्रेशन 1980s। तो फिलॉसफी वही वाला है कि जैसा आप मिडिल क्लास के हाथ में कैश देंगे वो पैसा आएगा और वो अपने हिसाब से खर्च करने के लिए जाएगा। उसको एक और बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी में, कि अगर आप या तो सरकार के हाथ में दे दीजिए या आप मिडिल क्लास के हाथ में दीजिए। जैसे आपको अगर टैक्स कट हो रहा है, अगर आपका से सीटीसी 20 लाख रुपए, अब आपके हाथ में जो टैक्स जाता गवर्नमेंट के हाथ में से 10 लाख रुपए, अब वो आपके पास आ रहा है, तो आप जाएंगे खरीदारी करेंगे, तो जो यानी स्पेंडिंग बिहेवियर जो है उसमें हम कह सकते हैं इम्पैक्ट आएगा। exactly. लेकिन आपको नहीं लगता कि हम डायरेक्ट टैक्स की बजाय अब हम अगर ये वाला देखें जो आप अभी जिस फॉर्मेट का आप जिक्र कर रहे हो कि हम इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ फिर ऐसे तो आगे बढ़ रहे हैं ना? नहीं मैम, उससे देखिए, मतलब मैं फिर से उसी बात को रिपीट करूंगा कि जब टैक्स आपके हाथ में आपका स्पेंडिंग आ जाएगा, आप उसके बारे में बहुत कॉशियस रहेंगे, केयरफुल रहेंगे, आप निवेश करेंगे, आप प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। जब वो वाला पैसा जाएगा किसी ऐसी थर्ड पार्टी के हाथ में तो वो उतना विजिलेंट ही रहेगा। और एक और चीज़ जो आई थिंक एमएसएमईज वाले में मैं उस टाइम बोलना शायद पॉइंट में निकल गया कि इवन दो गवर्नमेंट का फॉरेन पॉलिसी इज़ वेरी आउटवर्ड लुकिंग, हमारा जो एक तो जैसे सर ने एआई के बारे में बात करें, सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारा
जब से ट्रम्प साहब आए अमेरिका में, उन्होंने 3 टियर बांधे हैं एआई चिप्स के लिए। एनवीडिया के चिप्स होते हैं, तो उसके अंदर जो इंडिया है दूसरे टियर में, तो हमें एआई चिप्स का राशनिंग होगा। तो हमें अगर वो एआई चिप्स नहीं मिलेंगे तो हमारा जो कंप्यूट हमें नहीं मिल पाएगा। तो जो हमें मॉडल्स रन करने टू गेट दैट, जो आप लोग भी चैट जीपीटी और यूज़ कर रहे होंगे, तो हमारा डोमेस्टिकली वैसे फ्रंटियर मॉडल डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, सेम चीज़ एमएसएमईज में। आज कनाडा में 25% टैरिफ लागू हो गया है अमेरिका की तरफ से। तो हम भी एंड ट्रम्प इज़ लाइक कि वो हमारे साथ भी ये कर सकते हैं। तो जब भी हम एक्सपोर्ट की बात करेंगे, हमें सोचना होगा दूसरे देशों को क्या पॉलिसी रहेगा। तो उसमें एक समन्वय बना के रखना पड़ेगा बिटवीन फॉरेन पॉलिसी एंड अ डोमेस्टिक फाइनेंशियल लेकिन पॉलिसी। स्वामी जी, मुझे ये बताइए कि हम आत्मनिर्भर भारत की अब बात करते हैं। हमने देखा कि माइक्रोचिप्स जो हैं उनको भी बनाने की दिशा में भारत आगे बढ़ा है, उसमें भी आत्मनिर्भर हो रहा है। तो एआई के क्षेत्र में जो बजट इस समय पेश किया गया, जो बजट अलॉट किया गया है, उसमें क्या सरकार कर सकती है, क्या योजना वो बना रही है? मैम क्या है कि चिप मैन्युफैक्चरिंग बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जैसे आप हमेशा सुनते होंगे ताइवान पे कभी भी चाइना का हमला हो सकता है, पूरी दुनिया डरती है उससे। अगर चाइना का कभी ताइवान पे हमला हुआ, सब कुछ बंद हो जाएगा, क्योंकि 80% आपका जो चिप लगता है, बहुत वो सब ताइवान में TSMC कंपनी है वो बनाती है। तो हमेशा ये तो चिप बनाना एक बहुत ही जटिल काम है। अगर उसके अंदर गवर्नमेंट एलोकेट कर भी देती है, इट टेक्स डेकेड्स ऑफ कंपाउंडेड नॉलेज टू मैन्युफैक्चर अ एनवीडिया टाइप चिप। तो जो यहाँ पर हो भी रहा है वो बेसिकली असेंबलिंग हो रहा है ऑफ सम की कंपोनेंट्स। तो माइक्रोन ने ऐसे प्लांट लगाया है। सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो एजुकेशन सेक्टर में एक फोकस होना चाहिए था, जिसकी नींव आज रखी जानी चाहिए थी, वो नजर नहीं आया। ओवरऑल अगर आपकी बातों का कंक्लूजन निकाला जाए तो ये है, एजुकेशन का इस बजट से कोई लेना देना जी। नहीं था। हाँ। एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए एक नया जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो इसी पे बेस्ड है कि 6% गवर्नमेंट स्पेंड करेगी बजट का। जी। अभी 1.5% स्पेंड नहीं हो रहा जो बजट का जो एजुकेशन, ये आपने पहले भी इस पॉइंट का जिक्र किया था। 1.6% या तो ये जब तक तो एजुकेशन, जैसे सर ने बताया कि अगर 34,000 करोड़ से आप 41,000 करोड़ पे 10 साल में ही गए हैं, आप 20% भी आपने इजाफा नहीं करा पिछले 10 साल में। जी। जबकि आपने इनकम टैक्स की जो रिबेट है, जो ये बोल रहे थे, जो हमारे पॉलिटिशियंस बोलते जा रहे हैं कि 2.5 लाख से 12.5 लाख कर दिए, 5 गुना कर दिए। तो एजुकेशन में उसका कहीं से एक निम्न मात्र भी इजाफा नहीं हुआ है। एजुकेशन रिफॉर्म्स जी। हैव टू स्टार्ट फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन। बिल्कुल। जैसे एक सर्व शिक्षा अभियान जो खुला जी, था, जी, जी। या जैसे जो बेसिक फूड है, जो हमारे यहाँ जो खाना दे के बच्चे को बुला के गवर्नमेंट स्कूल्स में बुलाने का एक बहुत लैंडमार्क रिफॉर्म हुआ था Mid day meal। एजुकेशन का 20 साल में। उसके अलावा कोई भी और रिफॉर्म नहीं हुआ है कि बच्चा स्कूल पे आए, बच्चा स्कूल में बिल्कुल, आए यानी तो उसे बहुत पढ़े। सारे पॉइंट्स हैं कुणाल जी जो जिसे छुआ नहीं गया इस बजट में। लेकिन फिर भी आप देखेंगे जितने रिएक्शंस आपने देखे, चाहे वो मिनिस्टर्स के हों, ऑफकोर्स जो सरकार में, लेकिन ये आम लोगों का बजट रहा है, क्योंकि 12 लाख का जो टैक्स रिबेट किया गया है, जाहिर है लोगों के अंदर खुशी है। और देश में जो पॉपुलेशन है 12 लाख के अंदर अंदर की, वो लगभग है 85%। तो ऐसे में जाहिर है लोगों के अंदर खुशी का माहौल है। तो ये जो बजट रहा है वो मिडिल क्लास के लिए बजट रहा, उम्मीद यही की जा रही थी। वही बजट आज सदन के पटल पर पेश किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी शार्प टैंक्स का।